ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ड्यू टू मोशन। ठीक है। जैसे कि आप लोग जो है, अगर बस के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आप बस पे रहते हैं, तो जब बस से इधर से उधर घूमते हैं, उधर से इधर घूमते हैं, तो लगता है जैसे कि बस जो है हिल रहा है, डूब रहा है। ऐसा कहीं महसूस हुआ है? बस पे, चाहे ट्रेन पे, चाहे कार पे भी जो है, अगर आगे पीछे जाते हैं तो बस जो है दाया चाहे बाएं को जो है, उल्टा चाहे उल्टा। इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। तो उसी कारण को हम समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, हर चीज का जवाब है, मतलब मैक्सिमम चीज का। कुछ चीज का जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है, तो वो उसका जवाब मेरे पास कहाँ से होगा? लेकिन जो जनरल बातें है कि कोई भी कार हुआ चाहे ट्रेन हुआ, उसमें अगर जाते हैं तो वो क्यों हिलता है? अगर हम आगे से पीछे जाएंगे, पीछे से आगे जाएंगे, तो उसके हिलने का क्या कारण? वही जानेंगे। तब उससे पहले कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आएंगे। ठीक है। पहला चीज, फोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्स? आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये 9th और 10th में इतना पढ़ के आए हैं सब कुछ। इसलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। और एक्सीलरेशन का मतलब कितना होता है? dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इतना तो बेसिक तो पता ही होगा। और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ए का मान कितना पुट करेंगे? एम dv बाई dt। और यहाँ पे इसको पूरा कर देंगे इससे, तो हमारा फोर्स का मान कितना होगा? dt बाई dt। ये क्या होता है हमारा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक नया टर्म आया है, जो अभी 10th पास करके आया होगा। अब देखो, जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा, तो आपका कितना होगा? dp बाई dt जो होगा वो 0 होगा। अगर dp बाई dt 0 है, या फिर मास इंटू एक्सलेशन ए भी आपका 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हमारे पास एफ एक्सटर्नल 0 है, तो एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो कितना होगा हमारा? 0। और बी सेंटर ऑफ मास कितना होगा आपका? वो भी 0 होगा। ओके। तो हमने क्या पढ़ा? हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ लिया था कि एक सेंटर ऑफ मास कितना होता है हमारा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो उसी प्रकार से अगर हम डिस्टेंस को टाइम के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी सेंटर ऑफ मास कितना आएगा हमारा? m1 b1 प्लस m2 b2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के स्पेक्ट में, तो हमारा मान आएगा ए सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके। तो बेसिक वन हमारा तैयार तैयार हो गया। ओके। यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ने वाले उनका बेसिक कौन कंप्लीटेड?
ओके अब आते हैं बेसिक टू पे। वेक्टर समझते हैं? देखो, अगर हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, हमने क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब कितना होता है हमारा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सुना? उसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे हमारा मान कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी लिखा होगा हमारे पास। ओके, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, अगर हमको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो एक्सप्लेनेशन लिख के ऊपर में एरो दे देते हैं। ये वेक्टर लिखने का तरीका है हमारा। वो हम जब बेसिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और समझ में आएगा, एक बार में हर कुछ समझ नहीं समझ आ सकता ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ ए माइनस एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। सिंपल सा बात है। उसी प्रकार से जैसे कि ये बस है, ओके। अब बस का वेलोसिटी जो है इधर है, ओके। और ये है हमारा आदमी है इसमें। आदमी जो है बस में जो है इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? ये किस में जा रहा है? बस में जा रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस होगा। समझते हैं? अगर वो राइट डायरेक्शन जा रहा है तो ये जा रहा है किसमें? बस में जा रहा है। अगर ये बस में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस। अब देखो, हमारे पास एक डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारे पास 3 तरह का वेक्टर होता है, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। ठीक है? तो जो आई वेक्टर होता है वो कौन सा होता है आपका? एक्स एक्सिस में होता है, ओके। यूनिट वेक्टर जो जे होता है वो आपका बाई एक्सिस में, और यूनिट वेक्टर जो के होता है वो आपका जेड एक्सिस में। तीन वेक्टर है आई देखिए। तो यही चीज अगर हम लिखेंगे प्लस आई, मतलब कि प्लस एक्स एक्सिस में है, ओके। उसी प्रकार से लिखेंगे माइनस आई, मतलब कि वो माइनस एक्स एक्सिस में है। तो इतना चीज तो टेंथ में आता ही होगा, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। और आई डी और के क्या है? तीन यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए बना है। तो उसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस, तो हमारा मान कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो हमारा जो वो अंडरस्टूड चीज हुआ, क्योंकि ये जो बस चलेगा वो कहाँ पे चलेगा? अर्थ पे चलेगा, ओके। तो ये चीज कुछ चीज अंडरस्टूड होती है। यहाँ आदमी चलेगा तो बस पे चलेगा, गाड़ी चलेगा तो क्या, सॉरी बस चलेगा तो जमीन पे चलेगा, ओके। अगर जैसे कि अगर आदमी नदी में तैर रहा है तो आदमी जब नदी में तैरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके। सिंपल सा, अगर यहाँ पे कोई रिवर है और रिवर का वेलोसिटी इधर इतना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है क्या वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, ओके। तो रिवर कहाँ चलेगा? रिवर कहाँ बहेगा? अर्थ पे बहेगा। और आदमी कहाँ तैर रहा है? रिवर में तैर रहा है। यहाँ पे जो आदमी जो है रिवर में तैर रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है? ये वो हमारा बेसिक नंबर 2 दो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस पर दो बेसिक हमारा तैयार हो गया। तो दोनों बेसिक में किसी को दिक्कत, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बेसिक में किसी को दिक्कत? कुशल, हेमंत, गौरव उसी के साथ उसी देख रही है ना, सेम एडिशन ना? तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? गौरव को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सोचते हैं कि बाकी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी 10th पास करके आया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो आप लोग तो बहुत दिन सब कर रहे हैं। ओके ओके, बाद में कहेगा वीडियो देख लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, एक तरह का प्लैंक है, ठीक है? ये हमारा प्लैंक है। ओके, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे है मैन 1, ये वो हमारा मैन 2, ये वो मैन 1 और मैन 2। अब दोनों के बीच में हमारे पास कितना है, 6 मीटर है, ठीक है? अब दो, अब दोनों का मास अलग होगा। इसका मास है 80 kg और इसका मास है 40 kg, ठीक है? तो दोनों का मास दिया हुआ है, एक का मास दिया हुआ है 80 kg और एक का मास दिया हुआ है 40 kg। और जो हमारा प्लैंक है, प्लैंक का मास दिया हुआ है हमारा, कितना मानते हैं? 50 kg, कुछ ही मान लो। ओके, अब दोनों ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि बोथ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? ओके, इसमें है बोथ ए एंड बी interchange their position find displacement of Planck। ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर दोनों ने एक दूसरे को पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया तो ऐसा क्वेश्चन कहीं बताया है हेमंत? तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा?
देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा प्लैंक है और ये ए है और बी है और ये हमारा प्लैंक है। देखो ये ए है और बी है, ये हमारा प्लैंक है। और देखो ए दो है तो इधर अगर हम एक तरफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे तो एक तरफ को नेगेटिव एक्सिस मानेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो इसको मानेंगे पॉजिटिव एक्स। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो हम इसको मानेंगे नेगेटिव एक्स। ठीक है। अब ए दो गया है कहाँ पे, बी के तरफ, तो मानते हैं ए का जब ए जाएगा बी के तरफ तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू प्लैंक हमारा कितना हुआ, 6i। होगा कि नहीं होगा। अगर जो है ए गया बी के तरफ तो इधर से इधर कितना 6 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट ए रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा हमारा 6i। उसी प्रकार से जो बी है तो बी कहाँ पे गया, अब ए के पास चला गया, बी हमारे पास ए के पास चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो हमारा कितना होगा 6 - i। तो अब प्लैंक किधर मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा कि राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो हम किधर माने, लेफ्ट में मूव कर रहा है कि राइट में मूव कर रहा है, जैसा आप बोलिएगा हम वैसा ही मानेंगे। क्या माने, तो हम एज्यूम करते हैं, तो जो हम एज्यूम करेंगे अगर वो उसका मान पॉजिटिव में आ गया तो हम समझेंगे जो हम माने हैं वो सही माने हैं। अगर हम जो एज्यूम किए और हमारा मान नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम माने उसका मान वो उसका उल्टा होगा, जो हम माने तो गलत माने। तो हम एज्यूम करते हैं कि प्लैंक मूव टू द लेफ्ट साइड। हमने क्या एज्यूम किया कि प्लैंक मूव लेफ्ट साइड। ये हमारा क्या है, एजम्पशन है, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इतना तो पता है। तो हम दोनों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ उसका मान कितना होगा हमारा x - i। ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x - i होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया लेफ्ट साइड में और हमने क्या बोला कि राइट साइड को पॉजिटिव मानना है और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्सटर्नल हमारा 0 है, तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारा 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा 0 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो 0 होगा। 11% हम 8% करेंगे। ओके। तो अगर हमारा क्या हुआ कि m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 हमारा मान 0 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है जितना भी आपका r1 है, r2 है और r3 है, ये तीनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, ये बात याद रखना है। तो हमारा जो है M1 कितना है हमारा, हमने कितना क्वेश्चन में दिया था हमारा 80, 40 और पनांग का था 50। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये सबको हम तोड़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू पनांग कितना दिया हुआ है 6i। तो हम इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू पनांग कितना दिया हुआ है हमारा 6i दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए respect to Planck is equal to displacement vector of A respect to Earth minus displacement vector of Planck respect to Earth। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ A respect to Earth हमारा कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ A respect to Planck प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Planck respect to Earth। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ A respect to Planck कितना दिया हुआ है 6i। अब Planck respect to Earth हमारा कितना दिया हुआ है 6 माइनस सॉरी x माइनस आई। ओके, तो हमारा मान कितना हो गया 6 माइनस एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा 6 माइनस एक्स आई। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा कितना दिया हुआ है, वो हमारा कितना दिया हुआ है 6 माइनस आई। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया हमारा 6 माइनस आई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। लिख सकते हैं, सही है। तो हमारा मान कितना होगा, तो बी रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना दिया हुआ 6 माइनस आई और प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ 6 माइनस आई। तो हमारा मान कितना हो गया -6 माइनस एक्स आई। और हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ हमारा -एक्स आई। इसमें कोई दिक्कत, तो सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा आगे कि नहीं आ गया। अब यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, तो ए का हमारा कितना मास था 86 माइनस एक्स प्लस बी का कितना था 40 माइनस 6 और माइनस एक्स और प्लैंक का कितना था हमारा 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देना, जितना हो सकता है। यहाँ पे हमारा मान कितना होगा 80 इंटू 6, यहाँ पे कितना होगा -40 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये सबको इधर लेके चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 50x, इसको भी इसी से गुना करोगे और उसको राइट साइड लेके जाओगे तो इसका मान कितना होगा 40x और इसको भी दो इसके साथ गुना करके इधर लेके आओगे तो इसका मान कितना होगा हमारा 80x। तो हमारा मान कितना हो गया 80 में से 40 गया तो 40 इंटू 6 और इसका मान कितना होगा 80 प्लस 40 120 और 120 प्लस 50 170 x। तो आपका मान कितना होगा x का मान 40 इंटू 6 डिवाइड बाय 170। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं है। गौरव आपको समझ में आया क्वेश्चन, हेमंत
सर आपको समझ आ रहा है? समथिंग ओके। और सबको हेमंत आपका क्लियर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग का जो पढ़े से पढ़ रहा है तो न्यास पे उसको तो शायद दिक्कत हो सकता है खाना बार में। ये जो पूरा क्लियर क्वेश्चन होगा ओके। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। शुरू से ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ए बी सी। इसका महादेव है 40 kg, इसका महादेव है 50 kg, इसका महादेव है 60 kg। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत है? और जो प्लैंक का वेट है वो हमारा है 90 kg। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है, कह रहा है कि ए एंड सी interchange their position। ओके, then find shift of B। अगर ए और सी दो अपना पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है तो बी का शिफ्टिंग कितना होगा? तो बी का शिफ्टिंग पूछ रहा है, मतलब कि प्लैंक कितना शिफ्ट होगा। जितना प्लैंक शिफ्ट होगा उतना ही हमारा बी शिफ्ट होगा, क्योंकि बी तो मूव नहीं ना कर रहा है, बी अपनी पोजीशन पे है। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा एफ एक्सटर्नल 0 है, तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास कितना होगा? वो 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल टू 0। ओके, और हमको क्या करना है कि सभी का पोर्शन निकाल लेना है। तो यह जितना ही पोर्शन 0 से गुना होगा इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या गुना करना है तो उसका मान 0 होता है। तो हमारा मान कितना होगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 इज इक्वल टू 0। तो हमको एज्यूम करना है अब प्लैंक किधर मूव करेगा, लेफ्ट में कि राइट में? जिधर हम एज्यूम करेंगे उधर ही मूव करेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। ओके, पहले हमने एज्यूम किया था लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम मूव एज्यूम करते हैं कि मूव इन राइट डायरेक्शन। और हमने क्या बोला कि राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना और जो लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना। उसको एज्यूम करेंगे। अब देखो
अब ए जा रहा है सी के पास गया, अब दोनों के ए बी और बी सी के बीच में दिया हुआ आपके पास 2 मीटर। ओके, ये तो दिया हुआ होगा ना कि फ्लैंक का डिस्टेंस कितना होगा, तो फ्लैंक का डिस्टेंस पूरा 4 मीटर है और ए बी सी दोनों 2-2 मीटर करता है। ठीक है, तो अब ए ने सी के जगह पे गया, जैसे ही दोटा ए सी पे गया, तो सबका हम पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। चलो निकालते हैं पोजीशन वेक्टर सबका। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू फ्लैंक, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू फ्लैंक कितना होगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ए रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा कितना है, 4i। ए रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको चाहिए, और फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ है हमारा, तो हमारा इसका मान दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में, हमने अज्यूम किया है, तो इसका मान कितना होगा xi। तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हुआ हमारा, 4i प्लस xi, मतलब कि 4 प्लस x। ओके, अगर हम यही बात हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करते हैं, ये कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू फ्लैंक, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू फ्लैंक, वो कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब बी दूसरा फ्लैंक पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी दूसरा फ्लैंक पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब बी फ्लैंक पे मूव नहीं करेगा तो हम क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर पी। तो हम यहाँ पे क्या देगा, आर बी ई पोजिशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ के बराबर, और इसका मान कितना माना है मैंने, एक्स आई। तो बी आई बी भी आ गया हमारा। अब आते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ सी रिस्पेक्ट टू फ्लैंक, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी रिस्पेक्ट टू फ्लैंक कितना होगा हमारा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो सी रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना ये हमको चाहिए, तो सी रिस्पेक्ट टू फ्लैंक कितना होगा, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि सी गया ए के पास, अब सी गया ए के पास, तो कौन सा डायरेक्शन में गया, नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो हम इसका मान कितना पुट करेंगे, 4 माइनस आई, और हमको सी चाहिए अर्थ के रिस्पेक्ट में, और फ्लैंक का मैंने क्या माना, एक्स आई माना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना गया हमारा, 4 माइनस आई प्लस एक्स आई, तो हमारा मान कितना होगा, एक्स माइनस 4 आई लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्लैंक रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हमारा, एक्स आई। तो सबका हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब यही यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो m1 कितना था हमारा, m1 का मान 40 50 और 60, एबीसी का 40 50 60, हम यहाँ पुट करते हैं 40, इसका मान कितना पुट करेंगे, 6 प्लस एक्स, सही है। m2 का मान कितना पुट करेंगे, 40 50 60 9, 40 और 50 है 9, ठीक है ना, हाँ। और बी का कितना है हमारा, एक्स है, हाँ। यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 50 एक्स, और सी का हमारा कितना आया है, एक्स माइनस 4,
सी का है हमारा x माइनस 4, तो 60 x माइनस 4 और m4 का कितना है हमारा 90 है, इसका मास 90 दिया हुआ है, 90 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा कितना हो गया, तो देखो 40 इंटू 6 इधर पॉजिटिव में है और यहाँ पे कितना है हमारा 60 इंटू माइनस 4। तो देखो एक्स वाला को एक्स डायरेक्शन में करो और बाकी सबको एक्स डायरेक्शन करो, तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 इंटू 4 माइनस 40 इंटू 6 पर 6 मैंने कहा यहाँ 4 ना होगा, हाँ सही है, हाँ सही है। तो 60 इंटू 4 तो 40 इंटू 4, अब सही है, 60 इंटू 4 माइनस 40 इंटू 4, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा 4 ही है ना। अब जितना आएगा, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 40x 50x 60x और 90x, तो हमारा मान कितना हो गया, तो यहाँ से 4 को काउंट करेंगे 60 में से 40 किया 20 इंटू 4 और ये हमारा मान पूरा कितना होगा 60 प्लस 40 100 और 100 प्लस 90 190 और 190 प्लस 50 240, तो 240x इक्वल टू 20 इंटू 4, x का मान कितना होगा 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 240, ये हमारा रहेगा। तो हमारा मान कितना होगा, इसको कैलकुलेट करें और कितना होगा 1/3 होगा, तो ये कितना करेगा 1/3 राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत, ये इंड हो गया हमारा। अब समझ आ गया पूरा, तो हम अपना समय से ज्वाइन कीजिए तो समझ में ज्यादा आएगा, 10-20 मिनट छोड़ दीजिएगा तो समझ में भी उसी तरह से आएगा। तो कोऑर्डिनेटर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, हम समझते हैं कि आपको समझ में बहुत कम आया होगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है।